जय हिंद साथियों, गुड मॉर्निंग। मैं आपका दोस्त एंड दोस्त बिलास जैन स्वागत करता हूं आप सबका एसएलएच अकेडमी पर। डेली करंट अफेयर्स की क्लास में आप सबका स्वागत है। देवियों और सज्जनों, मेरा आप सबसे विनम्र अनुरोध है कि आप सब वीडियो को अंत तक बिना स्किप किए हुए पूरा मन लगा कर देखें। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों, अब आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, पंजाब सरकार ने कोरोना टीकाकरण अभियान के लिए किस अभिनेता को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? आपके ऑप्शंस हैं ए सोनू सूद, बी सलमान खान, सी अजय देवगन और डी अभिषेक बच्चन। तो दोस्तों, आपको बता दें, पंजाब सरकार ने कोरोना टीकाकरण अभियान के लिए सोनू सूद को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। दोस्तों, इससे पहले सोनू सूद प्रवासी रोजगार ऐप भी लॉन्च कर चुके हैं। तो आप यहां से यह पॉइंट बहुत अच्छे से याद रखें कि प्रवासी रोजगार ऐप किसने लॉन्च किया है? सोनू सूद ने, जिसमें कोरोना काल में जॉब खो चुके लोगों के लिए 50,000 से ज्यादा रोजगार के मौके दिए गए हैं। दोस्तों, सोनू सूद ने पुस्तक आई एम नो मसीहा पर प्रस्तुत की। इसका मतलब यह है, आप याद रखें कि आई एम नो मसीहा नामक पुस्तक सोनू सूद ने लिखी है, जिसमें उन्होंने मोगा से मुंबई तक की उनकी यात्रा के अनुभवों को साझा किया। अब नजर डालेंगे हम पंजाब की तरफ। तो सबसे पहले आपको बता दें दोस्तों, पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह तथा राज्यपाल बीपी सिंह बदनौर हैं। पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ तथा पंजाब की स्थापना 1 नवंबर 1966 को हुई थी। दोस्तों, पंजाब में भारत के राष्ट्रीय दृष्टिकोण से दो महत्वपूर्ण संस्थान स्थित हैं। तो आप उन दोनों संस्थान के नाम याद रखें। पहला है नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स, जो कि पटियाला में स्थित है, और दूसरा है भारत प्रौद्योगिकी संस्थान, जो कि पंजाब में स्थित है। दोस्तों, पंजाब के दो उपनाम हैं, तो बहुत अच्छे से याद रखें कि पंजाब को देश की खाद्य टोकरी तथा भारत का अनाज भंडार कहा जाता है। तो दो उपनाम है पंजाब के, क्या क्या? देश की खाद्य टोकरी और भारत का अनाज भंडार पंजाब को कहा जाता है। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, निम्न में से किस भारतीय अभिनेता को पर्यावरण संरक्षण के लिए गोल्डन ग्लोब ऑनर्स फाउंडेशन से सम्मानित करने की घोषणा की गई है? आपके ऑप्शंस हैं ए सोनू सूद, बी अनिल कपूर, सी पंकज त्रिपाठी और डी अक्षय कुमार। तो दोस्तों, याद रखें, अक्षय कुमार को भारतीय अभिनेता हैं जो पर्यावरण संरक्षण के लिए गोल्डन ग्लोब ऑनर्स फाउंडेशन से सम्मानित करने की घोषणा की गई है। दोस्तों, पर्यावरण संरक्षण में बॉलीवुड के सितारे भी शामिल हैं और लोगों के बीच पर्यावरण संरक्षण के लिए जागरूकता फैला रहे हैं। इन सितारों में दिया मिर्जा, अजय देवगन, अमिताभ बच्चन और अभिषेक बच्चन जैसे सितारों के नाम शामिल हैं। अब इस लिस्ट में अक्षय कुमार का भी नाम जुड़ गया है और उनके प्रयासों के लिए सम्मानित भी किया जा रहा है। दोस्तों, याद रखें, इस साल यह 4 लोगों के लिए सम्मान दिया जा रहा है। कौन सा? गोल्डन ग्लोब ऑनर्स फाउंडेशन सम्मान है जो 4 लोगों को दिया जा रहा है। और भाई 4 लोग कौन है? तो अक्षय कुमार के साथ हॉलीवुड स्टार लियोनार्डो डिकैप्रियो, एक्ट्रेस एमा वाटसन और सारा मार्गरेट को भी सम्मानित किया जा रहा है। तो यह 4 लोगों को यह सम्मान दिया जा रहा है। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए 14 दिनों का मास्क अभियान लॉन्च किया है? आपके ऑप्शंस हैं ए बिहार, बी पंजाब, सी उड़ीसा और डी तमिलनाडु। तो दोस्तों, आपको बता दें कि हाल ही में उड़ीसा राज्य सरकार ने कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए 14 दिनों का मास्क अभियान लॉन्च किया है। दोस्तों, इस पहल का मुख्य उद्देश्य मास्क के माध्यम उपयोग को एक आदत में बदलना है। यह कोविड-19 की वर्तमान वृद्धि को नियंत्रित करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाएगा। दोस्तों, और इस कानून को सख्ती से लागू करने के लिए उड़ीसा राज्य सरकार ने उल्लंघनकर्ताओं के लिए जुर्माना 1,000 रुपये से बढ़ाकर 2,000 रुपये कर दिया है। जो मास्क लगाएगा नहीं, उसे 2,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। दोस्तों, नजर डालेंगे उड़ीसा की तरफ। तो उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है। उड़ीसा के वर्तमान मुख्यमंत्री नवीन पटनायक तथा राज्यपाल गणेशी लाल हैं। दोस्तों, उड़ीसा की स्थापना 26 जनवरी 1950 को हुई थी तथा उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर को टेम्पल सिटी ऑफ द इंडिया कहा जाता है। दोस्तों, नक्शे में जैसे हम उड़ीसा को देखेंगे तो यह बंगाल की खाड़ी के तटीय क्षेत्र पर स्थित उड़ीसा है। और दोस्तों, अगर उड़ीसा को हम सीमा देखें तो उड़ीसा की सीमा झारखंड, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश
और छत्तीसगढ़ 4 राज्यों से इसकी सीमा तथा बंगाल की खाड़ी से तटीय सीमा लगती है। दोस्तों उड़ीसा के बारे में अन्य जानकारी देखें तो विश्व का सबसे लंबा मिट्टी का बांध हीराकुंड बांध महानदी पर उड़ीसा में ही स्थित है। साथ ही भारत की सबसे बड़ी समुद्री झील चिल्का झील उड़ीसा में ही स्थित है। तो दोस्तों बहुत अच्छे से याद रखें हैं दोनों पॉइंट कि विश्व का सबसे लंबा मिट्टी का बांध कौन सा है, हीराकुंड बांध है। कौन सी नदी पर, महानदी नदी पर है और यह उड़ीसा में स्थित है। और भारत की सबसे बड़ी समुद्री झील कौन सी है, चिल्का झील है जो कि उड़ीसा में स्थित है। दोस्तों अगर उड़ीसा में स्थित राष्ट्रीय उद्यान देखें तो सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान, भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान, सतकोसिया टाइगर रिजर्व, नंदनकानन प्राणी उद्यान, ऊषाकोटी वन्यजीव अभ्यारण्य यहाँ के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभ्यारण्य है। दोस्तों अगर चिल्का झील के अलावा यहाँ पर 2 झीलें और अवेलेबल हैं, मतलब स्थित हैं, और इन दोनों के नाम है अनसुप्पा झील और कंजिया झील। यह दोनों भी महत्वपूर्ण हैं। और ऐसे ही हीराकुंड बांध के अलावा एक और बांध यहाँ पर है, वह है रेंगाली बांध जो कि ब्राह्मणी नदी पर है। तो बहुत अच्छे से याद रखें, हीराकुंड बांध महानदी नदी पर और रेंगाली बांध ब्राह्मणी नदी पर उड़ीसा में स्थित है। अगर उड़ीसा में स्थित परियोजना देखें तो तालचर सुपर थर्मल पावर परियोजना उड़ीसा की में ही स्थित है। और दोस्तों आपको बता दें उड़ीसा में 2 प्रमुख इंटरनेशनल स्टेडियम है। पहला बाराबाती स्टेडियम जो कि कटक में स्थित है और क्रिकेट के लिए फेमस है। दूसरा कलिंगा स्टेडियम जो कि भुवनेश्वर में स्थित है और उड़ीसा उसके हॉकी के लिए फेमस है। दोस्तों और आप यहाँ के त्योहार भी याद रखें कि नुआखाई उत्सव और कोणार्क महोत्सव उड़ीसा के प्रमुख त्योहार हैं। और नुआखाई उत्सव पूछा जाता है तो आप लोग बहुत अच्छे से याद रखें। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, आईपीएल में मुंबई इंडियंस एवं चेन्नई सुपर किंग्स के बाद कौन सी टीम 120 जीत दर्ज करने वाली तीसरी टीम बन गई है? आपके ऑप्शंस हैं, ए सनराइजर्स हैदराबाद, बी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर, सी कोलकाता नाइट राइडर्स और डी पंजाब किंग्स। तो दोस्तों याद रखें आईपीएल में मुंबई एवं चेन्नई सुपर किंग्स के बाद कोलकाता नाइट राइडर्स 120 जीत दर्ज करने वाली तीसरी टीम बन गई है। दोस्तों आईपीएल 2021 के तीसरे मैच में कोलकाता नाइट राइडर्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 10 रन से मात दी। इस जीत के साथ ही कोलकाता नाइट राइडर्स आईपीएल इतिहास में मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स के बाद 100 मैच जीतने वाली तीसरी टीम बन गई है। दोस्तों यहाँ सॉन्ग नहीं 100 होगा नंबर्स में, तो आप बहुत अच्छे से यहाँ पर ध्यान दे लें। और आपको बता दें कि कोलकाता नाइट राइडर्स के मालिक शाहरुख खान, जय मेहता, जूही चावला, रेड चिलीज एंटरटेनमेंट, इनकी भी कुछ शेयर हैं। बाकी इसके मुख्य मालिक शाहरुख खान हैं। और दोस्तों आईपीएल में अगर 2021 में कोलकाता नाइट राइडर्स के केकेआर के कोलकाता नाइट राइडर्स के कप्तान देखें तो इनके कप्तान इयोन मॉर्गन हैं जो कि इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, 1980 बैच के किस आईआरएस अधिकारी को चुनाव आयुक्त का अगला चीफ इलेक्शन कमिश्नर नियुक्त किया गया है? आपके ऑप्शन है, ए संजीव वर्मा, बी सुशील चंद्रा, सी संदीप मेहता और डी संजय माथुर। तो दोस्तों याद रखें 1980 बैच के सुशील चंद्रा जो कि एक आईआरएस अधिकारी हैं, उनको चुनाव आयुक्त का अगला चीफ इलेक्शन कमिश्नर नियुक्त किया गया है। दोस्तों हाल ही में सरकार ने निर्वाचन आयोग के सबसे बड़े पद के लिए सुशील चंद्रा के नाम की मंजूरी दी है। सुशील चंद्रा ने आईआईटी रुड़की से बीटेक और देहरादून से एलएलबी किया है। दोस्तों इससे पहले सुशील अरोड़ा सीईसी पद की जिम्मेदारी निभा रहे थे और उनका यह कार्यकाल जो कि 13 अप्रैल से शुरू होगा और 13 अप्रैल से 14 मई 2022 तक रहेगा। दोस्तों सुशील चंद्रा को 14 फरवरी 2019 को निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किया गया था। और दोस्तों जैसे चलता है यहाँ पर कि निर्वाचन आयुक्त में जो सबसे ज़्यादा उम्र दराज हो उसे यहाँ का चीफ इलेक्शन कमिश्नर नियुक्त किया जाता है, तो शायद उसी प्रथा को दोहराते हुए सुशील चंद्रा को चीफ इलेक्शन कमिश्नर नियुक्त किया गया है। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, बाफ्टा अवार्ड्स सेरेमनी में हॉलीवुड ड्रामा फिल्म नोमाडलैंड ने सबसे अधिक कितने अवार्ड्स अपने नाम किए हैं? दोस्तों अवार्ड्स नहीं है, अवार्ड्स है, तो आप याद रखें बाफ्टा अवार्ड्स सेरेमनी में। तो आपके ऑप्शंस हैं, ए 2 अवार्ड्स, बी 3 अवार्ड्स, सी 4 अवार्ड्स और डी 5 अवार्ड्स।
तो दोस्तों आपको बता दें, बाफ्टा अवार्ड सेरेमनी में हॉलीवुड ड्रामा फिल्म नोमाडलैंड ने सबसे अधिक 4 अवार्ड्स अपने नाम किए हैं। दोस्तों इस फिल्म की लीड एक्ट्रेस फ्रांसिस मैकडोरमैंड ने बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड जीता है, जबकि निर्देशक किलो झाओ को बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड दिया गया है। दोस्तों 2 दिन तक चले बाफ्टा, द ब्रिटिश एकेडमी ऑफ इंटरनेशनल एंड टेलीविजन आर्ट्स, जो आप यह नाम भी याद रखें बाफ्टा का फुल फॉर्म, जेड री 3/8 अवार्ड्स के 74वें एडिशन में टोटल 25 कैटेगरी के अवार्ड विनर्स को अनाउंसमेंट की गई है। तो यह कितने दिन चला है दोस्तों बाफ्टा का संस्करण? इस बार 2 दिन। और यह कौन सा एडिशन है? बहुत अच्छे से याद रखें, 74th एडिशन है और इसमें कुल 25 कैटेगरी के अवार्ड्स को विनर अनाउंसमेंट की गई है। और याद रखें कि कौन सी फिल्म है ऐसी, तो नोमाडलैंड है जिसे 4 अवार्ड्स दिए गए हैं। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा देश 7 अजूबों में शामिल किसी प्रतिमा से भी ऊंची प्रतिमा बना रहा है? तो आपके ऑप्शंस हैं, ए ब्राजील, बी मालदीव, सी अमेरिका और डी ऑस्ट्रेलिया। वैसे आप मैप देख के भी अंदाजा लगा सकते हैं। और आपको बता दें कि ब्राजील देश 7 अजूबों में शामिल किसी प्रतिमा से भी ऊंची प्रतिमा बना रहा है और कोशिशें कर रहा है। ब्राजील विश्व के पहला देश बन गया है जो कि 7 अजूबों में शामिल किसी प्रतिमा से भी ऊंची प्रतिमा बना रहा है। ब्राजील के एनकांटाडो जिला में जीसस क्राइस्ट की 43 मीटर ऊंची प्रतिमा बनाई जा रही है। यह 30 मीटर ऊंची क्राइस्ट द टीडमैट स्टैच्यू से भी 13 मीटर ऊंची है। तो दोस्तों याद रखें, इससे पहले कौन सी क्राइस्ट द टीडीमट स्टैच्यू थी और उससे बड़ी अब कौन सी होगी? तो एनकांटाडो जिले में जीसस क्राइस्ट की 43 मीटर ऊंची प्रतिमा, जो कि ब्राजील की होगी। नजर डालेंगे दोस्तों ब्राजील की तरफ, तो आपको सबसे पहले बता दें कि ब्राजील की राजधानी ब्राजीलिया है। ब्राजील की मुद्रा रियल तथा वर्तमान राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो हैं। दोस्तों आपको बता दें कि ब्राजील में सबसे ज़्यादा अमेजन के जंगलों का विस्तार पाया जाता है ब्राजील में ही, तथा विश्व के सबसे ज़्यादा सांप पाए जाते हैं ब्राजील में, इसलिए ब्राजील को हम सांपों का देश भी कहा जाता है। तो दोस्तों याद रखें, अगर ब्राजील का उपनाम, तो ब्राजील का उपनाम आएगा सांपों का देश किसे कहा जाता है? ब्राजील को कहा जाता है। दोस्तों यहाँ पर विश्व की सबसे बड़ी सांप प्रजाति एनाकोंडा पाई जाती है, तो यह याद रखें, इन्हीं सब कारणों से इसे सांपों का देश कहा जाता है। और दोस्तों ब्राजील विश्व में कॉफी व गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। तो आपको यह पता होना चाहिए कि कॉफी का और गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? तो ब्राजील है। और यहाँ कॉफी के बागानों को फजेंडा तथा कहा जाता है। तो दोस्तों यह कॉफी से रिलेटेड यहाँ के 3 पॉइंट्स हैं, आप लोग नोट कर लो बहुत अच्छे से, अच्छा रहेगा। हो सके तो चाहे वीडियो रोक के नोट कर लेना, क्योंकि यह आपके एग्जाम में पूछे गए हैं और बार बार पूछे जाएंगे, इसकी गारंटी है। तो ब्राजील में कॉफी के बागानों को फजेंडा कहते हैं और यहाँ के 2 शहर हैं। तो पहला सेंटोस को विश्व की कॉफी का बंदरगाह कहा जाता है और साओ पोलो को कॉफी की मंडी कहा जाता है। तो दोनों को आप बहुत अच्छे से याद रखें, और यहाँ कंफ्यूज भी होते हैं लोग। तो सेंटोस को विश्व में कॉफी का बंदरगाह तथा साओ पोलो को कॉफी की मंडी कहा जाता है। देखते हैं दोस्तों आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स सम्मान से सम्मानित किया गया है? आपके ऑप्शंस हैं, ए ऐश्वर्या राय बच्चन, बी नंदिता दास, सी गुनीत मोंगा और डी पंडित हरिप्रसाद चौरसिया। तो दोस्तों याद रखें, हाल ही में गुनीत मोंगा को नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स सम्मान से सम्मानित किया गया है। दोस्तों यह दूसरा सबसे बड़ा नागरिक फ्रांसीसी सम्मान है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स सम्मान किसके द्वारा? तो फ्रांसीसी सरकार के द्वारा दिया जाता है और यह फ्रांसीसी सरकार का दूसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है। गुनीत मोंगा पैसे से एक फिल्म निर्माता हैं, तो आप जैसे देख सकते हैं यह एक पैसे से फिल्म निर्माता हैं। और इनसे पहले शाहरुख खान, ऐश्वर्या राय बच्चन, अमिताभ बच्चन, नंदिता दास, पंडित हरिप्रसाद चौरसिया और अनुराग कश्यप, कल्कि कोएच्लिन जैसे भारतीय हस्तियों को इस सम्मान के साथ सम्मानित किया गया है। तो आपको पता होना चाहिए, नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स सम्मान से अब तक कौन कौन भारतीय सम्मानित किए जा चुके हैं। तो नाम दोबारा पढ़ दूंगा, शाहरुख खान, ऐश्वर्या राय बच्चन, अमिताभ बच्चन, नंदिता दास, पंडित हरिप्रसाद चौरसिया, अनुराग कश्यप, कल्कि कोएच्लिन
यह भारतीय हैं जिन्हें नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स सम्मान से सम्मानित किया गया है। देखते हैं दोस्तों आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में वैश्विक विश्वविद्यालयों की अकादमिक रैंकिंग 2020 ARWU शंघाई रैंकिंग कंसल्टेंसी द्वारा जारी की गई है। उसमें प्रथम स्थान पर किस विश्वविद्यालय ने हासिल किया है? आपके ऑप्शन है ए IISc बेंगलोर, बी हार्वर्ड विश्वविद्यालय, सी स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय और डी कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय। तो दोस्तों याद रखें कि हाल ही में हार्वर्ड विश्वविद्यालय ने वैश्विक विश्वविद्यालयों की अकादमिक रैंकिंग 2020 शंघाई रैंकिंग कंसल्टेंसी द्वारा जारी की गई है, उसमें प्रथम स्थान हासिल किया है। तो आप यह क्वेश्चन से ही पॉइंट से याद करें दोस्तों कि यह रैंकिंग किसके द्वारा की जाती है जारी, तो शंघाई रैंकिंग कंसल्टेंसी द्वारा जारी की जाती है। और वैश्विक विश्वविद्यालयों की अकादमिक रैंकिंग 2020 में हार्वर्ड विश्वविद्यालय ने प्रथम स्थान हासिल किया। दोस्तों 2003 से ARWU पारदर्शी कार्य प्रणाली और वस्तुनिष्ठ तृतीय पक्ष डेटा के आधार पर विश्व के शीर्ष विश्वविद्यालयों को प्रति वर्ष प्रस्तुत करता रहा है। इसे वैश्विक विश्वविद्यालय रैंकिंग के अग्रदूत और सबसे भरोसेमंद के रूप में मान्यता दी गई है। किसे दी गई है दोस्तों? वैश्विक विद्यालयों की अकादमिक रैंकिंग को, जो कि ARWU कहलाती है। दोस्तों आपको बता दें कि इस रैंकिंग में हार्वर्ड विश्वविद्यालय ने प्रथम स्थान, स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय ने द्वितीय स्थान और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय ने तृतीय स्थान हासिल किया है। भारत का सबसे बेस्ट संस्थान कौन सा है? तो IISc बेंगलोर है। लेकिन आप याद रखें दोस्तों, भारत का कोई भी संस्थान ऐसा नहीं है जो टॉप 100 में भी हो, तो प्रमुख शुरुआती 100 में कोई नहीं है। IISc बेंगलोर की रैंकिंग भी 501 से 600 कैटेगरी में दी गई है। तो बहुत अच्छे से याद रखें कि भारत का सबसे अच्छा इंस्टीट्यूट IISc बेंगलुरु को चुना गया है। देखते हैं आज का आखिरी प्रश्न। आज का आखिरी प्रश्न है, हाल ही में भारत ऊर्जा डैशबोर्ड के 2.0 संस्करण का शुभारंभ किसने किया है? आपके ऑप्शन है ए गृह मंत्रालय, बी शिक्षा मंत्रालय, सी चुनाव आयोग और डी नीति आयोग। तो दोस्तों आपको बता दें, हाल ही में भारत ऊर्जा डैशबोर्ड के 2.0 संस्करण का शुभारंभ नीति आयोग द्वारा किया गया है। दोस्तों भारत ऊर्जा डैशबोर्ड देश के ऊर्जा से जुड़े आंकड़ों के लिए एकल खिड़की का उद्यम है। केंद्रीय राज्य ऊर्जा प्राधिकरण, कोयला नियंत्रक संगठन और पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा प्रकाशित या उपलब्ध कराए गए ऊर्जा से जुड़े आंकड़ों को उक्त डैशबोर्ड में संकलित किया जाता है। तो इस डैशबोर्ड में टोटल ऊर्जा से जुड़े आंकड़े संकलित किए जाते हैं। नीति आयोग ने इसके पहले संस्करण की शुरुआत मई 2017 में की थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों इस क्वेश्चन से अभी तक का कि भारत ऊर्जा डैशबोर्ड की शुरुआत सबसे पहले कहाँ हुई थी? तो मई 2017 में हुई थी। और किसके द्वारा की गई थी? तो नीति आयोग के द्वारा। और इस साल भी नीति आयोग के द्वारा ही की गई। नजर डालेंगे दोस्तों नीति आयोग की तरफ, तो नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी। नीति आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है तथा इसके वर्तमान CEO अमिताभ कांत हैं। दोस्तों हमारी वीडियो यहीं समाप्त होती है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अगर आप सभी को वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। बीच में एक बार भी नहीं बोला, आपका एक सेकंड भी बर्बाद नहीं किया, आपको एक एक सेकंड पर नॉलेज दिया, एक एक सेकंड की कीमत चुकाई है। तो अब दोस्तों आप भी अपना फर्ज निभाएं, ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें वीडियो को। वीडियो अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अगर आप सब हमारी टीम से सोशल मीडिया पर लाइक फेसबुक, इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पर जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लिंक द्वारा आप हमें फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपको इस क्लास की PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप SLH अकेडमी पर को ज्वाइन करके इसकी PDF ले सकते हैं। दोस्तों वीडियो को अंत तक देखने के लिए एक बार फिर से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, आपका दिन मंगलमय हो।